हेलो सक्सेस सीकर्स। तो आज के सेशन में हम लोग मनी एंड क्रेडिट को डिस्कस करेंगे, वो भी लाइन टू लाइन। एंड हर पेज से क्या क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन आए हैं उन्हें कैसे लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है या पैराग्राफ में लिखना है, कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आंसर में मेंशन करनी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Money and credit. The use of money spans a very large part of our everyday life. मतलब मनी हमारे दिन के हर दिन में हर टाइम आपने देखा होगा कि यूज़ होते हैं। आप जब अपने आसपास देखोगे, आप देखोगे कि कई सारे ट्रांजैक्शंस हैं जो मनी से सिंगल डे में हो रहा है। मतलब मनी जो है कई सारे चीज़ करने के काम आता है। तो क्या आप लिस्ट बना सकते हो जिसमें मनी का यूज़ हो रहा है? बहुत सारा। अब इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस, कई सारे ट्रांजैक्शंस में आपने देखा होगा कि गुड्स जो होते हैं, जो सामान होते हैं, वो खरीदे या बेचे जाते हैं मनी के इस्तेमाल पे, या फिर कुछ सर्विसेज के तौर पे आर बी एक्सचेंज विद मनी। मतलब जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा, उसका पैसा आपने दे दिया, ये तो गुड्स हो गया। और कुछ चीज़ सर्विस के लिए भी, तो जैसे आपके घर में कोई काम कर रहा है, आपने उसकी कोई सर्विस ली, मेड वगैरह कोई काम कर रही है, तो अपन उनको पे करेंगे। बट कई बार क्या होता है, हम पैसे जो ट्रांसफ़र करते हैं वो तुरंत नहीं करते, बट प्रॉमिस कर देते हैं कि हम पैसा आपको बाद में पे करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपके घर में कोई काम कर रहा है या मे बी आपके ट्यूशन टीचर टाइप हो, तो आप उनसे पहले सर्विस ले लोगे, पढ़ा दोगे, या फिर घर में काम करवा लोगे, फिर अपन उनको 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद पे करेंगे। तो कई बार पेमेंट तुरंत कर दिया जाता है और कई बार पेमेंट क्या होता है, सर्विस लेने के बाद किया जाता है। अब नीचे आते हैं और पढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी? आपने क्या सोचा है, कभी सोचा है कि ट्रांजेक्शन सिर्फ मनी में क्यों होते हैं? इसका रीज़न सिंपल है। अ पर्सन होल्डिंग मनी, जिसके पास भी पैसा होगा, तो आसानी से कोई भी सामान खरीदने के बदले मनी एक दूसरे को दे देगा और वो सामान खरीद लेगा। तो मनी एक्सचेंज करने के काम आता है, कमोडिटी के लिए। ठीक है। दस एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी, इसलिए लोगों को मनी के तौर पे पेमेंट लेना पसंद आता है। और जैसे ही मनी आ जाएगा, फिर वो इस मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी चीज़ को खरीदने के तौर पे। ठीक है। जैसे हम लोग एक केस लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे एक शू मैन्युफैक्चरर है, ही वॉन्ट्स टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाय वीट। उसको शूज को सेल करना है मार्केट में और बदले में क्या खरीदना है, वीट खरीदना है। शू मैन्युफैक्चरर पहले क्या करेगा, पहले तो ये शूज को जो उसने बनाए हैं उसको बेचेगा ताकि उसके पास क्या आ जाए, मनी आ जाए। जैसे ही मनी आ जाएगा, फिर वो मनी का यूज़ करेगा वीट को खरीदने में। ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। आप सामान बेचते हो, उसके बदले में जो पैसा आता है उसके बेसिस पे आपको जिस भी चीज़ की नीड होती है आप उसको खरीद लेते हो मनी से। मगर सोचो ये चीज़ कितनी डिफ़िकल्ट हो जाएगी अगर शू मैन्युफैक्चरर को बोला जाए कि डायरेक्ट वो अपने शू को बेचे नहीं, उसको एक्सचेंज करके वीट ले ले। तो उसको क्या करना पड़ेगा ऐसे में उसको पहली बात तो ऐसा कोई फार्मर ढूंढना पड़ेगा जो वीट बेचना भी चाहता हो और शूज़ लेना भी चाहता हो, क्योंकि शूज़ जिस मैन्युफैक्चरर है वो तो सिर्फ शू बेच सकता है। तो दो चीज़ें हो गई, शू मैन्युफैक्चरर को ऐसा फार्मर ढूंढना है जिसके पास वीट भी हो और वो शू चाहता भी हो, तभी तो डील होगी। ऐसे में दोनों पार्टीज, जो शू मैन्युफैक्चरर है और आपका फार्मर है, उनको एक दूसरे की टर्म्स एंड कंडीशन पे सेल और बाय की एग्री करना पड़ेगा। इसी चीज़ को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है, मतलब कोइंसिडेंस का मतलब होता है ना कि किस्मत से हो जाना। इसमें दोनों की किस्मत होनी चाहिए तभी काम हो पाएगा। ठीक है। इसलिए वॉट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली वॉट द अदर पर्सन विशेज टू बाय। मतलब जो इंसान एक सामान बेचना चाहता है वही दूसरा इंसान खरीदना चाहता हो, तभी ये चीज़ हो पाएगी। इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी,
डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज एन एसेंशियल फीचर। पहले के टाइम पे क्या होता था, बार्टर सिस्टम वर्क करता था। एक सामान को बेचा जाता था, उसके बदले ही दूसरा सामान लिया जाता था, एक्सचेंज होता था। ये सामान जैसे शू मैन्युफैक्चरर ने अपना शू बेचा किसान को और उससे बदले में व्हीट ले लिया, तो ये चीज़ बार्टर सिस्टम है। और ये चीज़ जब दोनों की चीज़ें मैच हो जाएं, उसी को हम लोग डबल कोइंसिडेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब मनी ने क्या किया, इन कॉन्ट्रास्ट अगर मनी यूज़ करेंगे तो ये बीच के जो स्टेप्स है ना वो एलिमिनेट हो जाएंगे, हट जाएंगे। हमको डबल कोइंसिडेंस जैसी कोई चीज़ नहीं सोचनी पड़ेगी। हमको शू मैन्युफैक्चरर जो था उसको कोई फार्मर नहीं ढूंढना होगा, वो अपना डायरेक्टली शू बेचेगा और डायरेक्टली शू बेचने के बाद क्या करेगा, वो अपना व्हीट, पैसा जो आएगा उससे व्हीट खरीद लेगा। तो एक तरीके से वंस जैसे उसने शू को बेचा पैसे के लिए, वो किसी भी जगह से अपना व्हीट खरीद लेगा। इस तरीके से मनी के जरिए से कोई चीज़ के जो इंटरमीडिएट स्टेप्स थे ना, पहले क्या था, वो शू मैन्युफैक्चरर फार्मर को ढूंढता है, ऐसे फार्मर को ढूंढता है जिसके पास व्हीट भी हो और बदले में उसको शूज भी लेने हो। अगर हम मनी के जरिए सारी चीज करेंगे तो हमको सिर्फ अपना जूता बेचना है और बदले में जो पैसा आएगा उससे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मर से व्हीट ले लेंगे। तो बीच के जो स्टेप्स थे ये ट्रिकी वाले कि ऐसे फार्मर को ढूंढो उसको भी वही चीज चाहिए हो, ये हट जाएगा। तो मनी एक तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया है, ठीक है। अब इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, देखो ये जनरली 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए एक लाइन पैरा में लिख दिया है। बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन विच गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। मनी के बिना जो गुड्स का हम लोग एक्सचेंज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी तभी तो मनी आया। तो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, द इनहेरेंट प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम इज दैट it is not necessary that one person is willing to exchange his or her goods. The person she wants to exchange with is also willing to do the same. इसका मतलब वही है, आप कोई सामान बेचना चाहते हो, आप शू बेचना चाहते हो, बदले में आपको वेट चाहिए, तो दोनों की चीज़ें मैच होनी चाहिए। अगर दोनों की चीज़ें मैच नहीं होंगी तो सबसे बड़ा इशू बार्टर सिस्टम में यही है कि जो इंसान सामान बेचना चाहता है बदले में दूसरा सामान वो लेना ना चाहे। तो ये चीज़ है बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, 2017 में आया भी है, ठीक है। वाई इज मनी कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इंटरमीडिएट काम कर रहा है इस प्रोसेस में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना साइंस में, कि साइंस में जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, एयर वगैरह की। ऐसे ही कोई भी सामान को खरीदने के लिए अब पैसा यूज हो रहा है, तो पैसा क्या कहलाएगा, मीडियम। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि एक पैसे के बदले हम दूसरा सामान ले रहे हैं ना, इसलिए। अब मनी कैसे ट्रांजैक्शन में बेनिफिशियल है, देखो क्यों, क्योंकि ये सॉल्व कर देता है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और मीडियम के एक्सचेंज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। हाउ डू डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स अराइज, इसको पढ़ लेना, 2022 में आया भी है। जब कोई सामान एक्सचेंज करना हो, दूसरे को खरीदना हो, वही वाला लॉजिक दिया हुआ है इसके अंदर, तो एक बार स्टडी कर लेना। अपन पढ़ते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया कि मनी क्या है, एक मीडियम है एक्सचेंज का, ट्रांजैक्शन में काम आता है, ठीक है। मगर पहले कॉइन की जगह क्या सामान यूज किया जाता था अर्ली एजेस में। अभी तो आप लोग पढ़ते हैं ना, पेपर का नोट होता है, कॉइन्स होते हैं। मैं पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे इंडियंस जो थे वो ग्रेन्स को यूज करते थे, मतलब फसल वगैरह, ग्रेन्स, कैटल, जानवरों को भी बेचा करते थे मनी के तौर पे, ठीक है। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, कॉइन्स बनाए गए, मगर किसके, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। अलग अलग राजा अपने अपने तरीके के सिक्के चलाते थे। जैसे देखो ये गुप्ता कॉइन्स है, ये तुगलक कॉइन है, ये देखो अकबर के टाइम का कॉइन है। तो ऐसे पहले जब कॉइन्स नहीं थे तो क्या कर रहे थे, फसल बेचा कर रहे थे और कैटल का एक्सचेंज करते थे, कैटल बेच दिया करते थे। फिर गोल्ड सिल्वर कॉइन्स आ गए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कई सेंचुरीज बाद करेंसी आई।
अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी क्या है इस समय? पेपर के नोट्स एंड कॉइन्स। हमारे अभी इंडिया में भी पेपर नोट्स एंड कॉइन्स ही चलते हैं। तो करेंसी अब पहले की तरह करेंसी गोल्ड सिल्वर कॉपर की नहीं बनती है, ना हम ग्रेन और कैटल का यूज कर सकते हैं। अब जो है मॉडर्न करेंसी इज विथआउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, मतलब गोल्ड वोल्ड से कोई लेना देना नहीं है, करेंसी अपने आप में करेंसी है, गोल्ड की वगैरह से कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। और करेंसी का खुद में कोई यूज नहीं है, जैसे इसको समझते हैं अपन, वाई इज इट, तो अगर खुद में यूज नहीं है तो वाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम एक्सचेंज? इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। मैंने बोला करेंसी का खुद का कोई यूज नहीं है, मगर हम उसको यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश की सरकार ने ये बोला है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपके किसके तौर पे लेना है? नोट्स के तौर पे, इंडियन रुपी के तौर पे। अगर सरकार बोल देगी कि इंडियन रुपीस का यूज नहीं होना, जैसे 2000 के नोट बंद हो गए थे ना, तो 2000 के नोट के बदले आप कुछ नहीं ले सकते थे फिर, क्योंकि क्यों? सरकार ने मना कर दिया। तो सरकार ने रूल बनाया है कि आप नोट्स के जरिए सामान एक्सचेंज कर सकते हो, इसलिए करेंसी, ठीक है। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी इशू करता है, तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाए करेंसी कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। किसके बिहाफ पे करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट हेड है, उसके नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम कर रहा है करेंसी को इशू करने का, ठीक है। और एज पर लॉज कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था करेंसी नहीं छाप सकती है, ठीक है, और कोई इशू भी नहीं कर सकती है, ठीक है। और सरकार के लॉ में लिखा हुआ है कि रुपी को ही आपको यूज करना है पेमेंट की तरह, और कोई भी इंसान इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता। अगर आप पैसा दे रहे हो किसी को कोई चीज खरीदने के लिए या लेने के लिए, तो वो डिनाई नहीं कर सकता कि पैसा, चलो मानो कि इंडिया के अंदर डॉलर है, आप किसी को डॉलर दे रहे हो, तो वो मना कर सकता है कि डॉलर नहीं लूंगा भाई, मगर इंडियन रुपी को वो मना नहीं कर सकता। इंडिया के अंदर इंडियन रुपी से ट्रांजैक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो इंडिया में कोई भी लीगली रिफ्यूज नहीं कर सकता रुपए को, ठीक है। इसलिए रुपीज जो है वाइडली एक्सेप्टेड है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे। अब एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ करेंसी देखो बता दिया है। करेंसी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। पेपर नोट्स और कॉइन्स को होता है, फॉर एग्जाम्पल रुपीज, डॉलर, येन, पाउंड। इंडिया में रुपीज, बाकी सब अलग अलग देशों की कंट्री, अलग अलग देशों की करेंसीज है, ठीक है। अब डिपॉजिट विद बैंक्स पढ़ेंगे। अदर फॉर्म जिसमें पीपल मनी होल्ड करते हैं वो होता है डिपॉजिट। अब देखो, आप भी के भी पापा वगैरह के सेविंग अकाउंट होंगे, आपका भी अकाउंट हो सकता है, तो लोगों का कुछ पैसा घर पे होता है, कुछ पैसा बैंक में जमा होता है, ठीक है। तो एट अ पॉइंट पीपल नीड ओनली सम करेंसी। लोगों को पूरे टाइम पूरे पैसे की जरूरत होती नहीं है, डे टू डे नीड्स के लिए कुछ ही पैसे की जरूरत होती है। जैसे मान लो वर्कर है, उसको सैलरी मिली हर मंथ के एंड पे, तो जो भी एक्स्ट्रा कैश होता है ना, वो क्या करेगा? उस कैश को, वो उस कैश को क्या करेगा? बैंक में बैंक अकाउंट खोल के अपने नाम से बैंक अकाउंट खोलेगा और उसको जमा कर देगा। बैंक ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी और बदले में इस पे इंटरेस्ट भी पे करेगी, ठीक है। जैसे अब बोलो, देखो दो चीज हो रही है। मान लो आपकी सैलरी है 1 लाख रुपीज, अब आप उसको घर में तो रखोगे नहीं पूरे को, क्योंकि पूरी यूज तो आएगी नहीं, तो आप क्या करोगे? जो भी आपके काम की करेंसी है उसको आप रख लेना जितने रुपए, बाकी आप कहाँ जमा कर दोगे? बैंक में। जब बैंक में आप जमा करोगे तो सरकार मतलब बैंक इस पे क्या देगा आपको? इंटरेस्ट। मतलब बैंक आपको पैसे रखने पे भी इंटरेस्ट देगा, ठीक है। क्या देगा? पैसे रखने पे भी इंटरेस्ट देगा। तो बैंक में इंटरेस्ट आता है हर साल में 4 बार आता है, 3-3 महीने में। जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। इससे क्या होता है? लोगों का पैसा सेफ भी रहता है और उनको उल्टा एक्स्ट्रा पैसे ही मिलता है बैंक में पैसा रखने का। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन, पीपल के पास प्रोविजन भी होता है, उनका जब मन करे, जब उनको जरूरत हो वो बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि बैंक में जो पैसा है वो उन्हीं का है। और वो लोग, ये लिखा है देखो, सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड।
हम अपनी डिमांड से इस पैसे को निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। मतलब आपने पैसा जमा तो करा मगर हम अपनी मर्जी से उसको निकाल पा रहे हैं, इसलिए क्या है, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट एक और अच्छी इंटरेस्टिंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। इसमें आप विच लैंड्स इट्स इन द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी, ठीक है, मतलब एक तरीके से आप इसमें भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इसको यूज कर सकते हो। कैसे, आपने देखा होगा कई बार कहते हुए कि पेमेंट जो है हम चेक से करेंगे, कैश से नहीं करेंगे, चेक से करेंगे। तो चेक क्या होता है अपन देखते हैं। जैसे अगर आपको चेक से पेमेंट करना है तो द पेयर जो पे कर रहा है, हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक, जिसका अकाउंट है बैंक में। सिंपल सी बात है, आप पेमेंट करोगे तो आपका अकाउंट भी तो होना चाहिए बैंक में। जब आपका अकाउंट होगा बैंक में तभी तो आपको चेक बुक मिलेगी। तो जिस चेक से आप पे कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने बैंक को बोल रहे हो कि इतना रुपए स्पेसिफिक अमाउंट का जो मनी है, जो चेक पे आप नाम लिखोगे ना, जैसे ही देखो ये चेक है, इसमें लिखा है पे प्रेम कुमार, मतलब आप प्रेम कुमार को 57,000 रुपीज पे कर दो। या आप किसको बोलोगे, अपने बैंक को। इसमें आप क्या कर रहे हो, बैंक को स्पेसिफाई कर रहे हो कितनी स्पेसिफिक अमाउंट उस पर्सन को, जैसे इसमें नाम लिखा ना प्रेम कुमार, किसको पे कर दो, प्रेम कुमार को। किसके बेहाफ पे, आपके बेहाफ पे। तो बैंक आपके बेहाफ पे पैसा पे कर देगा प्रेम कुमार को, ये होता है चेक, ठीक है। अब ये हो गया। अब जैसे ये मेरे ख्याल से स्किप हो गया है, इसमें भी यही लिखा है कि जब आपको कैश से पेमेंट ना करना हो तो चेक है, करेंसी मॉडर्न इकोनॉमी वगैरह का। यू मस्ट रिमेंबर, देखो यहाँ पर बैंक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। बट फॉर बैंक देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट, नो पेमेंट्स बाय चेक अगेंस्ट दीज डिपॉजिट। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी एंड डिपॉजिट्स आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। इसका मतलब इसमें पूरा यही लिखा है कि बैंक आपके हिस्से से पे कर रहा है, आप बैंक जो है उसकी कोई डिमांड नहीं है, कोई डिपॉजिट नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है। और ये नए तरीके का मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है जिसमें आप चेक से भी पे कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे चेक के बारे में लिखा है, चेक एक पेपर है इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, जो बैंक को बताता है इतना अमाउंट आप पे कर दो पर्सन को जिसका नाम चेक पे लिखा होगा, ये चेक पेमेंट हो गया, ठीक है। वाई आर डिपॉजिट कंसिडर्ड एज मनी, डिपॉजिट को मनी कंसिडर क्यों करते हैं। डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं उनको मनी कंसिडर इसलिए की जाता है, दे कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, मतलब हम जब चाहें उसको बैंक से निकाल सकते हैं एज रिक्वायर्ड, मतलब जब भी जरूरत हो, एंड आर एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, मतलब इसको भी पेमेंट के तौर पे यूज किया जाता है बाय अ वे ऑफ चेक इंस्टेड ऑफ कैश। मतलब आपके बैंक अकाउंट में मान लो 10 लाख रुपए आपको किसी को पे करना है, 5 लाख रुपए, तो आप चेक लिख दोगे उसके नाम पे और बैंक आपके बेहाफ पे उस इंसान को 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देगा। तो इसलिए डिमांड डिपॉजिट भी कंसिडर कर गया, ठीक है। अब लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, ये समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अब जैसे लेट अस टेक द स्टोरी बैंक्स फर्दर, बैंक करता क्या है, ठीक है। बैंक को आपने जो पैसा दिया डिपॉजिट, उससे वो क्या करेगा, ठीक है। बैंक का एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, बैंक कीप ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ डिपॉजिट ऑफ देमसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ इंडिया होल्ड्स 15%। मान लो एक बैंक है, उसमें उस बैंक में 100 करोड़ रुपीज़ हैं, ठीक है। तो 100 करोड़ रुपीज़ जो है ना, इसका 15% कितना हुआ, 15 करोड़ रुपए बैंक अपने पास रखेगा। बाकी का 85 करोड़ रुपीज जो है ना, बैंक इससे क्या करेगा, लोन बांट देगा। क्या बांटेगा, लोन। अब जो 15 करोड़ रुपए है, बैंक ने इसको अपने पास क्यों रखा है, ताकि कोई भी इंसान आए और कहे हमको पैसे की जरूरत है। अपन बैंक में पैसे जमा करते तो निकालते भी तो हैं, विड्रॉल, तो बैंक से ये पैसा निकाल पाए, ठीक है। बैंक को इतना पता होता है कि उसके कस्टमर्स जो हैं वो कितना पैसा निकालेंगे, इतने सालों से बैंक चल रहे हैं, उनके पास भी डेटा है, उनको पता होता है कि इतने की नीड होगी, इससे ज़्यादा की नहीं होगी, इतने में काम चल जाएगा। तो आप बैंक जाओगे तो ये 15 करोड़ जो ना रोक रखे,
उसमें से आपको पैसा दे देंगे विड्रॉल का, जैसे आपके अकाउंट में से कुछ पैसा निकालना है तो, और बाकी का क्या करेंगे, लोन देंगे। अब क्या करेंगे, ये लोन पर इंटरेस्ट लगाएंगे। अब मान लो इंटरेस्ट लगा 12% का, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाया। अब जब इनको इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा तो कुछ इंटरेस्ट का पैसे का मतलब जो प्रॉफिट हुआ ना, अब इनको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ये आपको दे देंगे इंटरेस्ट के तौर पे, और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उससे बैंक की एक्टिविटीज रन करेंगे, जैसे एम्प्लॉयज की सैलरी, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ। तो ये जो प्रॉफिट का मनी आएगा ना लोन से, उसका कुछ शेयर आपको दे दिया जाता है, ताकि आप भी खुश, बैंक में पैसा रखने से आपका भी पैसा बढ़ रहा है, और जितना शेयर बचता है उससे बैंक का जो भी फंडामेंटल एक्टिविटीज रन करने के लिए खर्चा होता है उसका खर्चा निकलता रहता है। ठीक है, अब कैसे 15% रखा, ये क्यों रखा जाता है, ताकि डिपॉजिटर कभी भी आए विड्रॉ करने मनी तो बैंक उसको उसी दिन पैसा दे दे। ठीक है, अब क्योंकि बैंक में ऐसा तो होता नहीं है कभी भी कि सारे लोग आ जाए बैंक में पैसा मांगने, कुछ ही लोग आते हैं। बैंक का जो ज्यादातर पोर्शन होता है डिपॉजिट का, वो किस काम में आता है, लोन में। जैसे मैंने बताया ना 85 करोड़ एग्जाम्पल के तौर पर लोन, तो लोन की बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, तो लोन के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे आगे। ये लिखा है बैंक जो है ये डिपॉजिट का इस्तेमाल करता है लोन रिक्वायरमेंट मैच करने का। बैंक इससे क्या करता है, बैंक मीडिएट बिटवीन दोस्त, मतलब जो वही मैं ये साइन में एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैंने बोला था ना, कि ये जब इंटरेस्ट दिया है, देखो ये लिखा है बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, लोन्स पे इंटरेस्ट दिया, जब पैसा आएगा एक्स्ट्रा तो कुछ हिस्सा आपको मिल जाएगा, कुछ बैंक रख लेगा। तो सेम चीज यहाँ पे लिखी है, डिफरेंस जो होगा, जो चार्ज किया गया बोरोवर से और जो डिपॉजिटर को पे किया जाएगा, वही मेन सोर्स होता है इनकम का बैंक की। मतलब बोरोवर मतलब जिसने लोन लिया और आपने जो पैसा रखा, उसके बीच का जो डिफरेंस आएगा ना इंटरेस्ट का, वही मेन सोर्स है। देखो नीचे डायग्राम से पता भी है, इंसानों पीपल ने डिपॉजिट करा, पीपल ने डिपॉजिट किया, और पीपल क्या करते हैं, बस बैंक से पैसा निकालते हैं। जो आपने पैसा जमा किया उसी से बैंक ने क्या दे दिया, बोरोवर्स को लोन दे दिया, बदले में इंटरेस्ट के साथ बैंक वाले पैसा दे, जिन्होंने लोन लिया था वो बैंक को पैसा देंगे। जो प्रॉफिट हुआ बैंक उसका कुछ शेयर आपको दे देगा, कुछ खुद रख लेगा। कैसे वर्क करता है ये, अब आगे चलते हैं। अब स्टोरी पढ़ेंगे कि लोन अच्छा है कि बुरा है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखो एक चीज और, कई सारे ट्रांजैक्शन हम लोगों ने देखे। क्रेडिट का मतलब हम लोन मानेंगे। ठीक है, इस बार लोन जो है वो एग्रीमेंट होता है जो लेंडर सप्लाइज टू द बोरोवर, मतलब जो पैसे दे रहा है और बोरोवर का, उनके बीच का ये एग्रीमेंट होता है कि आपको वो पैसे दे रहा है, बट कुछ टाइम बाद आपको उसका फ्यूचर में प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप पेमेंट करोगे। ठीक है, अब जैसे दो स्टोरी समझते हैं। फेस्टिवल सीजन है, इट इज फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ, 2 महीने बाद फेस्टिवल सीजन आने वाला है। एक शू मैन्युफैक्चरर है सलीम, उनको एक ऑर्डर मिला एक बहुत बड़ी फर्म से 3000 जूतों के पेयर बनाने का, उनको टाइम दिया गया 1 महीने का। अब इसको कंप्लीट करने के लिए सलीम को क्या था, इतना बड़ा ऑर्डर है तो उसको कुछ वर्कर्स की ज़रूरत थी ताकि वो स्टिचिंग कर पाए जूतों की और पेस्टिंग का वर्क कर पाए, क्योंकि छोटा सा काम था, उसको ऑर्डर बड़ा मिला और जल्दी भी पूरा करना है, तो उसको क्या कुछ वर्कर्स की जरूरत थी। तो उसने क्या किया, उसको रॉ मटेरियल भी खरीदने की जरूरत है, ज़्यादा जूते मतलब ज़्यादा रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ों से खर्चा होगा। तो सलीम ने क्या किया, सलीम ने 2 जगह से लोन लिया। जैसे फर्स्ट ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ, लेदर सप्लायर जो था उससे उसने बोला आप उसको लेदर सप्लाई कर दो, और वो कुछ टाइम बाद प्रॉमिस करता है कि वो आपको पैसे दे देगा लेदर सप्लायर को, पहली चीज़। तो उसने ऐसे लेदर ले लिया, रॉ मटेरियल मिल गया उसको। फिर ही ऑब्टेन लोन एंड कैश फ्रॉम लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट, जिसने उसको ऑर्डर दिया था उससे उसने कुछ एडवांस पेमेंट ले लिया, उससे उसको पैसा मिल गया वर्कर की सैलरी निकालने के लिए। ठीक है, इससे उसने 1000 पेयर ऑफ शूज जो थे सही टाइम पे बना दिए, ऑर्डर पूरा कर दिया, और सलीम को आखिरी में जो पैसा मिला उससे उसने अच्छा प्रॉफिट भी कमाया, और जिन लोगों से भी पैसा खरीदा था उनको रीपे भी कर दिया। तो सलीम की स्टोरी में उसने जो लोन लिया था उसके लिए पॉजिटिव वर्क किया है। अब नीचे देखते हैं, तो देखो ये लिखा है यहाँ पर,
सलीम ने क्रेडिट लिया उसकी वर्किंग कैपिटल को मैच करने के लिए। वर्किंग कैपिटल मतलब वही ना, रॉ मटेरियल खरीदना, लेबर की कॉस्ट वगैरह। और उसने क्रेडिट से उसके एक्सपेंसेस का खर्चा निकाला, प्रोडक्शन टाइम पे कंप्लीट किया। इस तरीके से क्रेडिट मतलब लोन इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है, पॉजिटिव रोल प्ले किया इस सिचुएशन में। ठीक है, अब सपनास की प्रॉब्लम पढ़ते हैं। जो सपना है वो स्मॉल फार्मर है और ग्राउंडनट उगाती है। ठीक है, उसकी जमीन कितनी है, 3 एकड़ की। वो लोन लेती है मनी लेंडर से, जो गांव में बड़े बड़े लोग बाग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, उनसे वो पैसा लेती है टू मीट द एक्सपेंस ऑफ कल्टीवेशन। मतलब वो खुद ग्राउंडनट उगाती है तो उसके लिए वो पैसा लेती है ताकि वो फसल उगा पाए। ठीक है, और वादा करती है कि जब उसकी फसल अच्छी उग जाएगी उनको वो बेच के जब पैसा मिलेगा उससे वो लोन रीपे कर देगी। मगर सीजन के बीच में ही उसकी फसल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं और वो फसल पहले की मात्रा में कम हो जाती है। तो अपना पूरा ट्राई करती है, क्रॉप्स में एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स वगैरह भी डालती है, मगर उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और फाइनली जब उसकी फसल खराब हो जाती है तो बिकेगी भी कम रेट में। जब कम रेट में मिलेगी तो उसको प्रॉफिट बहुत कम हुआ, तो इस तरीके से मनी लेंडर के पैसे नहीं चुका पाई। अब वो क्या, कर्जे में आ गई। अब उसके ऊपर कर्जा है 1 साल से, और वापस से स्वप्ना को अगले साल वापस से कल्टीवेशन करने के लिए लोन की जरूरत है। ठीक है, अब इस साल उसने वापस से लोन लिया और पुराना कर्जा अभी भी था उस पर। तो इस साल फसल क्या रही, नॉर्मल रही, बट उसकी अर्निंग अभी भी इतनी नहीं हो पाई कि पिछला लोन और इस साल का लोन टोटल मिला के वो पूरा चुका पाए। तो इससे क्या हुआ, अब वो और ज्यादा डेप्ट, डेप्ट मतलब कर्जे में फंस गई है। ये डेप्ट वर्ड का मतलब है कर्जे में फंसना। तो इसलिए उसको क्या करना पड़ा, अब अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा ताकि उससे पैसा आ जाए और वो लोन चुका पाए। अब इस केस में देखो वो फंस गई। देखो रूरल एरियाज में जनरली क्या होता है, क्रेडिट की जरूरत होती है, मतलब लोन की जरूरत क्या होती है, फसल के टाइम पे। क्यों, फसलों की किन किन चीज़ों में, जैसे सीड्स खरीदनी हो, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स खरीदने होते हैं उनको, पानी की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता है, उनके इक्विपमेंट जो होते हैं वो ख़राब हो गए होते हैं उनको रिपेयर करवाना होता है। इन सब चीज़ों के लिए उनको चाहिए होता है पैसा। ठीक है, तो अब क्या लिखा है, देयर इज अ मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months बिटवीन द टाइम व्हेन द फार्मर्स बाय दीज इनपुट्स एंड व्हेन दे सेल द क्रॉप। इसका मतलब जब वो ये सारी चीजें खरीदते हैं और उसके जस्ट 3 या 4 महीने बाद वो क्या करते हैं, अपनी फसलों को बेचते हैं। तो बस 3-4 महीने का ही गैप है उनका पैसा लेने और फाइनली बेचने में। तो जनरली क्या करते हैं फार्मर्स, क्रॉप लोन्स लेते हैं। ठीक है, सीजन के बिगिनिंग में क्या करेंगे, वो लोग लोन लेंगे और हार्वेस्ट जब फसल कट जाती है ना तब उसको बेच मतलब लोन को चुकाने का ट्राई करते हैं। मगर सपना के केस में क्या हुआ, क्रॉप फेल कर गई, इसलिए उसके लिए लोन रीपेमेंट करना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए लोन रीपे करने के लिए उसको क्या करना पड़ा, अपनी जमीन बेचने पड़ी। तो क्रेडिट मतलब लोन ने यहाँ पे सपना की हेल्प करने की जगह उल्टा उसको और नुकसान दे दिया। तो इस केस में हम देखते हैं कि क्रेडिट ने बोरोवर मतलब जो स्वप्ना थी, बोरोवर मतलब जो लोन लेता है, ठीक है, बोरोवर बोरो करना, उसको और ज्यादा पेनफुल कंडीशन में डाल दिया, जहां से उसकी रिकवरी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई, उसको अपनी जमीन का टुकड़ा तक बेचना पड़ा। ठीक है, तो कुछ सिचुएशन में देखो, एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें अर्निंग इंक्रीज हुई, पर्सन बेटर हो गया पहले से, और दूसरी ऐसी थी जिसमें क्रॉप फेल कर गई तो इंसान जो है कर्जे में डूब गया, जिसको बोलेंगे कर्जे में डूबना मतलब डेप्ट ट्रैप, फंस जाना कर्जे में, उसमें अपना लोन रीपे नहीं कर पाई। ठीक है, ऐसे तो शी इज क्लियरली मच मतलब वो अपने जो पहले उसकी कंडीशन थी उससे भी और बुरी कंडीशन में चली गई ना, क्योंकि उसको जमीन तक बेचने पड़ी। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो हम ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, देयरफॉर डिपेंड्स ऑन द रिस्क, कितना रिस्क है सिचुएशन में, और सपोर्ट पे भी कि लॉस हम लोग सही चुका पाएंगे कि नहीं। तो हमेशा सोचना चाहिए लोन लेने से पहले कि अगर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी हो गई, अगर सिचुएशन खराब भी हो गई तो क्या हम इसे चुका पाएंगे। इसी के ऊपर देखो बोर्ड में लगातार 2 बार 2019 और 2022 में क्वेश्चन भी आया है। क्रेडिट कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल
जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, क्रेडिट कैसे पॉजिटिव रोल प्ले करता है? क्रेडिट लोन जो सैंक्शन होते हैं बैंक से इंडस्ट्रियलिस्ट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट न्यू वेंचर, मतलब जो बड़े बड़े उद्योगपति या इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं तो बैंक से लोन लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपना। इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी देश की। लोन फार्मर को भी हेल्प करता है सोइंग सीजन से पहले नए सीड्स वगैरह खरीदने में, जो कि उनको बहुत हेल्प करता है। क्रेडिट कई अदर सेक्टर्स में भी हेल्प करता है, जैसे आपको घर खरीदना हो, व्हीकल खरीदना हो और आपको कोई भी और चीज़ खरीदनी हो तो आप लोग बैंक से लोन पे निकाल सकते हैं ना, ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप सामान खरीद पाते हो और बाद में आप उसको पे कर दो। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव साइड है इसका। अब नेगेटिव साइड भी तो हमने पढ़ा था, तो क्या नेगेटिव साइड पर क्वेश्चन आया है? हाँ, नेगेटिव साइड पे भी क्वेश्चन आया है। कभी कभार देखना पेपर में, एक बार ये तो मैंने अलग अलग बताया है, पेपर में 4 नंबर में दोनों आ गए थे, पॉजिटिव भी एक्सप्लेन करो नेगेटिव भी एक्सप्लेन करो। अगर दोनों आ जाएंगे तो दोनों लिख देना। और एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स से ज्यादा है तो ट्राई करना सारे आंसर पॉइंट्स में लिखो। 1 मार्क्स वाले आंसर को 1 लाइन या 1 पैरा में लिख सकते हो, बट सोशल के पेपर में मैक्सिमम ट्राई करना आंसर्स को पॉइंट में लिखा जाए। ठीक है, नेगेटिव क्या है? नेगेटिव रोल क्या है क्रेडिट का? अगर इनफॉर्मल लोन्स लोगे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इनफॉर्मल लोन्स की जो इंटरेस्ट रेट रहती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इस टाइम पे क्या होता है, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस स्टार्ट करना भी चाह रहा है वो हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाता। ये क्या होता है, इंटरेस्ट रेट वगैरह कितना, क्या इनफॉर्मल लोन क्या होता है, अभी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द लोन्स इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी हाई इंटरेस्ट रेट। अब यही है, इस इनकम नहीं बढ़ती लोगों की। और क्रेडिट इज नॉट बेनिफिशियल टू द बोरोवर इफ मनी इज नॉट, अगर कोई भी इंसान पैसा लिया मगर उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाया तो अभी उसको ड्रॉबैक हो रहा है। तो इस तरीके से आपने लोन लिया मगर उसका इंटरेस्ट ज्यादा है तो आपको नुकसान होना है। तो लोन लेना है मगर ट्राई करना है इंटरेस्ट कम हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर लोन लिया है हम उसको सही से यूज कर पाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यूज नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका, तो इससे आप उल्टा डेब्ट में फंस जाओगे। तो ये बताया गया है। ठीक है, और पॉइंट में लिखने का ट्राई करना। ठीक है, लिखना का ट्राई नहीं करना, लिखना ही है। ठीक है, अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब क्रेडिट, अब देखो पैसा कोई दे रहा है तो ऐसे तो देगा नहीं, जैसे हाँ भाई मैं कसम खाता हूँ ये कि है ना मैं ना पैसा वापस कर दूंगा, ऐसा कोई पैसा देता है क्या? कोई नहीं देता। तो किस रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर पैसा मिलता है? ठीक है, हाँ, वरना कसम खा के बोल रहे कि नहीं नहीं भाई मैं कसम खाता हूँ पैसा दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज इंटरेस्ट रेट, मतलब लोन जब देते हैं, मैंने बताया था ना बैंक लोन देता है तो बदले में इंटरेस्ट लगाता है। तो लोन जब देते हैं तो इंटरेस्ट रेट बोरोवर से स्पेसिफाई करी जाती है, उसे बताई जाती है कि आपको कितना पैसा देना पड़ेगा प्रिंसिपल पे। मैथ्स में करा होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह प्रिंसिपल पे लगाते हैं कितना, तो वो देना पड़ेगा। ठीक है, और जो बैंक इन एडिशन इसके साथ साथ जो लेंडर्स है, मतलब बैंक हुआ या कोई भी जना जो पैसा दे रहा है, वो क्या डिमांड कर सकता है? कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब होता है सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स। मतलब मान लो इस बैंक ने आपको लोन दिया तो बैंक हो सकता है बदले में आपसे प्रॉपर्टी के पेपर्स मांगे या फिर कुछ और मांगे। या फिर क्या होता है, जैसे मान लो एक चीज समझो, अब तुम लोगों को लोन की जरूरत हो, जैसे तुम्हें नए घर खरीदना है। ठीक है, नया घर खरीदना है, उसके लोन की जरूरत है, तो बदले में तुम क्या रखोगे? अगर प्रॉपर्टी होती अपने पास पहले से ही तो अपन लोन क्यों लेते? तो बैंक क्या करेगा ऐसे केस में, आपको लोन तो देगा मगर जो नया घर आप खरीद रहे हो उसके भी तो प्रॉपर्टी के जो पेपर्स बनेंगे ना, उसे बैंक रख लेगा। तब तक रखेगा जब तक आप पूरा पैसा पे नहीं करोगे। जैसे पैसा पूरा पे कर दोगे बैंक आपको वो प्रॉपर्टी के पेपर रिटर्न कर देगा। तो आप जिस प्रॉपर्टी के लिए सामान खरीद रहे हो उस प्रॉपर्टी को भी बैंक कोलेटरल के तौर पे ले सकता है, या जो भी लेंडर्स हैं, जरूरी नहीं है कि बैंक ही हो जिससे भी आप लोन ले रहे हो। ठीक है, तो कोलेटरल क्या है? एक असेट है। असेट मतलब फायदा है इस दैट द बोरोवर ओन्स, मतलब बोरोवर के पास जो उधारी ले रहा है उसके पास ही तो चीज होती है ना वो, और पैसे से रिलेटेड है इसलिए असेट है। जमीन का टुकड़ा हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, गाड़ी पे भी लोन मिल सकता है, लाइफ स्टॉक्स पे भी मिल सकता है,
डिपॉजिट पे भी मिल सकता है। अब देखो लाइव स्टॉक मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक जो जानवर वगैरह होते हैं ना अपने, उन पे भी अपन को लोन मिल सकता है, डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह पे। और दूसरी चीज ये कि डिपॉजिट विद बैंक्स का मतलब होता है बैंक में एफडी करते हैं ना अपन लोग, तो एफडी के बेसिस पे भी आपको लोन मिल सकता है। इससे क्या होता है, वो गारंटी करता है लेंडर को कि आप इस चीज को तब तक रखो जब तक हम आपका पैसा रीपे नहीं करेंगे। अगर इंसान पैसा रीपे करने में पॉसिबल नहीं हो पाता, मतलब वो रीपे नहीं कर पाता, तो बैंक या जो भी लेंडर होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपने कोलेटरल पे सामान रखा है ना उसको बेच देंगे और बदले में उससे उनका पैसा रिकवर हो जाएगा। तो पैसे का उनको लॉस नहीं होता, मतलब एक तरीके से गारंटी है। तो ऐसे वर्क करता है, ठीक है। अगर बोरोवर फेल कर जाता है लोन को रीपे करने का, तो लेंडर के पास पूरा राइट होता है उसके एसेट या कोलेटरल में उसने जो भी रखा है उसको बेच के मतलब पेमेंट लेने का। प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल्स, डिपॉजिट विद बैंक, लाइव स्टॉक, ये ऊपर मैंने बता दिया क्या क्या होता है, ये कॉमन एग्जांपल है कोलेटरल के, ठीक है। तो होता क्या है, आपने मान लो जैसे 10 लाख का लोन लिया आप, और बदले में आपने अपने घर के पेपर रख दिए और बैंक को ये किया, जब आप 10 लाख का लोन चुका नहीं पाओगे तो बैंक क्या करेगा, आपके इस घर को सेल कर देगा ताकि बैंक ने जो पैसा दिया था वो रिकवर हो जाए, वरना बैंक ऐसे तो लॉस में चले जाएगा, ठीक है। अब कोलेटरल देखो यहाँ पर एक्सप्लेन करा हुआ है, कोलेटरल रेफर्स टू एन एसेट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी दैट अ बोरोवर यूज्ड टू सिक्योर अ लोन। इफ द बोरोवर डिफॉल्ट्स ऑन अ लोन, मतलब लोन नहीं चुका पाएगा विथ कोलेटरल, द लेंडर कैन सीज हिज प्रॉपर्टी टू रिपे द डेट, मतलब सीज करके, कब्जा करके या फिर बेच के भी दे सकता है। हाउस लोन के बारे में जैसे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। देखो मेघा है, उसने लोन लिया है 5 लाख रुपए का घर खरीदने के लिए, उस पे इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है एनुअल, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है 12%, और उसको पूरा पैसा कब वापस करना है 10 साल में। इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी, इस तरीके से मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी कि पूरा पैसा रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा, 10 साल, ठीक है। बदले में मेगा हैज टू सबमिट टू द बैंक डॉक्यूमेंट शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, मतलब आप क्या जॉब करते हो उसी बेसिस पे बैंक आपको लोन देगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी लोन दे दिया। आपकी अर्निंग कितनी है सब कुछ देखेगा, सैलरी कितनी है वो सब कुछ देखी जाएगी, उसी के बाद आपको लोन दिया जाएगा। बैंक ने और क्या करा है, कोलेटरल के तौर पे पेपर भी रख लिए उसके नए घर के लिए, उसके जो नए घर था ना वही पेपर बैंक ने रख लिए, वो उसको रिटर्न कर देंगे जैसे ही वो अपना लोन पूरा इंटरेस्ट के साथ रीपे कर देगी, जो मैंने आपको समझाने का ट्राई किया था, ठीक है। अब एक चीज और, जैसे कोलेटरल की जरूरत क्या होती है, बैंक और लेंडर जो है कोलेटरल लेते हैं गारंटी के तौर पे, ये हो गया आपका आंसर कोलेटरल का, ठीक है। अब ये हम लोग पढ़ते हैं इंटरेस्ट रेट, मतलब क्या इंटरेस्ट लगे, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट भी तो लगेंगे, एंड अ मोड ऑफ रीपेमेंट, ये 4 चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मिला के बनाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, मतलब आप पैसा क्या, इंटरेस्ट क्या दोगे, क्या कोलेटरल के तौर पे रख रहे हो, डॉक्यूमेंट जो आपके होंगे, और कितना आप पैसा रीपे करोगे, किस तरीके से सॉरी रीपे करोगे, इन सबको बोल के मिलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर, इसका मतलब घर के लिए जैसे 12% है, ठीक है, हो सकता है व्हीकल के लिए 7% इंटरेस्ट रेट हो। अब मोबाइल आप खरीदने जाते हो तो मोबाइल को भी आप किस्तों पे ले सकते हो, पर मंथ की किस्त बन जाएगी मगर उसका इंटरेस्ट रेट अलग होगा, तो हर चीज का इंटरेस्ट रेट अलग अलग है और बैंक टू बैंक भी वेरी करता है, ठीक है। दिस में वेरी डिपेंडिंग नेचर ऑन द लेंडर एंड द बोरोवर, जैसी आपस में सहमति होगी उस हिसाब से होता है। तो नेक्स्ट सेक्शन विल प्रोवाइड यू वेरिंग टर्म्स, कौन कौन से टर्म्स वेरी करते हैं क्रेडिट अरेंजमेंट में, हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे अब स्टोरी पढ़ते हैं, ये वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट। अब जैसे रोहित और रंजन जो हैं उन लोगों ने टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में पढ़ लिया, उनको समझ में आ गया क्या क्या होते हैं। उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो अपने एरिया में जाते हैं और प्रोवाइड, हु वर द पीपल हु प्रोवाइडेड क्रेडिट, जानकारी लेते हैं थोड़ा, किसने क्रेडिट प्रोवाइड किया, किसने लिया, क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन थी उनकी,
उनसे बात करते हैं। तो हम लोग स्टोरी पढ़ना चालू करते हैं। यहाँ पे 3 स्टोरीज दी हैं। श्यामल जो है वो हर सीजन उसको कल्टीवेशन करने के लिए 15 एकड़ की जमीन हो, 1.5 एकड़ सॉरी 1.5 एकड़ की जमीन है, उसको उसके लिए लोन चाहिए होता है। तो उसने कुछ साल पहले मनी बोरो किया था एक मनी लेंडर से, मगर उसका इंटरेस्ट रेट कितना था 5% पर मंथ, मतलब साल का कितना हो गया 60% पर एनम, जो कि काफ़ी है। मगर कुछ साल बाद उसने क्या किया, उसने एग्रीकल्चर ट्रेडर जो फसल खरीदते हैं ना, खरीदते और बेचते हैं, उनसे लोन लेना चालू कर दिया। उनका रेट था 3%, इसका कितना था 5%, इसका है 3% पर मंथ, मतलब 36% एनम हो गया पर ईयर। ठीक है, तो वो एट द बिगिनिंग ऑफ क्रॉपिंग सीजन उसको लोन दे देते हैं। उससे वो क्या करता है, इनपुट वगैरह सारी चीजें खरीद लेता है और हार्वेस्ट के टाइम पे लोन रीपे करता है। मगर एक टर्म्स ऑफ कंडीशन और है, क्या, इंटरेस्ट रेट कम तो करा उन्होंने, मगर उन्होंने क्या बोल दिया, ट्रेडर ने क्या बोला, जो भी फसल उगेगी फार्मर प्रॉमिस टू सेल द क्रॉप टू हिम, मतलब वो फसल किसी और को नहीं बेच सकता, सिर्फ ट्रेडर को बेचेगा। अब ये ट्रेडर क्या ध्यान रखेगा, ट्रेडर पूरा ध्यान रखेगा कि पहली बात तो उसका पैसा टाइम समय पे आ जाए, दूसरी चीज जो क्रॉप वो खरीदेगा उस किसान से, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो उसी को बेच सकता है, तो लो रेट पे खरीदेगा, उसको रखेगा। वो लो रेट पे खरीदने के बाद ट्रेडर इज एबल टू मेक अ प्रॉफिट बाइंग द क्रॉप एट लो प्राइस, लो प्राइस पे खरीदेगा फार्मर से, और कब बेचेगा, जब मार्केट में प्राइस बढ़ चुकी होगी, इससे उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब अरुण के बारे में पढ़ते हैं। अरुण जो है एक सुपरवाइजिंग द वर्क, वो एक फार्म लेबर का सुपरवाइजन कर रहा है, काम देख रहा है। अरुण के पास 7 एकड़ ऑफ लैंड है। वो वन ऑफ द फ्यू पर्सन है सोनपुर में जिसने बैंक से लोन लिया था। ठीक है, बैंक ने इंटरेस्ट रेट उसका क्या चार्ज किया है, 8.5% पर एनम। ये ले रहे हैं 36%, 60%। बैंक ने कितना लिया, 8.5% पर एनम। उसने अगले 3 साल तक वो आसानी से पे भी कर सकता है, तो टाइम भी काफी दिया। अरुण प्लान्स टू रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट, उसने डिसाइड किया कि वो हार्वेस्ट के बाद अपना लोन रीपे कर देगा। ही देन इंटेंड्स टू स्टोर द रेस्ट ऑफ द, मतलब कुछ कुछ तो बेच के वो लोन रीपे कर देगा, और जो एक्स्ट्रा होंगे उसको वो कोल्ड स्टोरेज में रखेगा, और कोल्ड स्टोरेज पे जब वो रखेगा उसके बदले वो फ्रेश लोन लेगा अगेंस्ट द कोल्ड स्टोरेज रिसिप्ट। जब वो कोल्ड स्टोरेज में आलू रखेगा उसकी रिसिप्ट बनवाएगा, जब वो शो करेगा कि मेरे पास इतने का माल है, उसके मतलब बैंक को भरोसा हो जाएगा कि इसके पास इतने का सामान है, मतलब इतने हजारों का या लाखों का, तो बदले में मतलब उस बैंक को पता चल जाएगा कि इतना सक्षम है कि लोन पे कर सकता है, तो बदले में उस रिसिप्ट के बलबूते बैंक उसको वापस से लोन दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी लोन मिल सकता है। बैंक ऑफर्स दिस फैसिलिटी टू फार्मर्स हु हैव टेकन क्रॉप लोन फ्रॉम देम। अगर पहले से किसी ने क्रॉप लोन लिया है तो बैंक ऐसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि आपके पास कितनी फसल है उसकी अच्छी रिसिप्ट प्रूफ दिखाओ, बदले में उसके बेसिस पे भी आपको लोन मिल जाएगा। अब रमा है, रमिंग भी एक नेबरिंग फील्ड में वर्क करती है, ये एग्रीकल्चर लेबर है। देयर आर सेवरल मंथ्स इन द ईयर जब रमा को के पास कोई काम नहीं होता, जनरली हार्वेस्टिंग वगैरह के टाइम पे ज़्यादा काम होता है। कई बार उसको क्या होता है, अपनी डेली नीड्स या डेली एक्सपेंसेस जो है ना उसको मैच करने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। अब उसको पूरे टाइम काम नहीं है, मगर खर्चे तो हमेशा लगे रहेंगे, जैसे कभी कोई बीमार हो गया या फंक्शन आ गया फैमिली में, तो इन सब चीज़ों को मीट करने के लिए भी उसको लोन लेना पड़ता है। रमा डिपेंड ऑनर, तो वो क्या करती है, एक मीडियम लैंड ओनर है उसके गांव में सोनपुर में ही, उसी से वो लोन लेती है। लैंड ओनर उसको चार्ज करता है 5% पर मंथ, ये भी पर मंथ चार्ज कर रहा है, बैंक पर एनएम कर रहा था। ठीक है, रमा रीपेज द मनी बाय वर्किंग, मतलब रमा कैसे रीपे करती है, उसी की खेत में काम करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम रमा को बार बार फ्रेश लोन लेना पड़ता है, और उसका पुराना लोन रीपे भी नहीं हो पाता तब भी लेना पड़ता है। एट प्रेजेंट लैंड ओनर के पास उसको 5,000 रुपए का लोन है। ठीक है, दो द लैंड ओनर, उसको लैंड ओनर सही से ट्रीट करता है तब भी उसको उसके खेत पे काम करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो कर्जे में दबी हुई है, वो भी उस लैंड ओनर से। अब शी कैन गेट लोन्स फ्रॉम हिम व्हेन इन नीड, क्योंकि वो उसी से लोन ले पाती है। रमा टेल अस दैट
ओनली सोर्स, उसके लिए क्रेडिट का लैंड क्या सोर्स है, सिर्फ वो लैंड ओनर, क्योंकि उसके पास खुद की कोई जमीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उसको कोई लोन नहीं देगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या है ये, ठीक है। लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव। अब जैसे एक बार ये समझ लो, ये आंसर समझ लेते पहले। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। चीप मतलब सस्ता, और अफोर्डेबल सही रेट पे क्रेडिट क्यों जरूरी है, 2023 में आया देखो। चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट इसलिए जरूरी है ताकि लोगों की इनकम ज्यादा हो, इंटरेस्ट कम लगेगा, तो लोगों को रीपे, मतलब तुमने पैसा लिया उधारी पे, अगर तुम्हें ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो तुम्हें लॉस, खुद का प्रॉफिट तो तुम्हारा कम हो गया ना। तो हमको ट्राई करना चाहिए कम इंटरेस्ट पे मिल जाए। मैनी पीपल कुड बोरो, अगर इंटरेस्ट कम होगा तो बहुत सारे लोग बाग बोरो कर पाएंगे, मतलब लोन ले पाएंगे। इट एनेबल मोर इन्वेस्टमेंट दैट रिजल्ट इन एक्सलेशन, अगर ज्यादा लोन लेंगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फायदा मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर, बिजनेस और छोटी छोटी फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि आसानी से लोन मिलेगा। अफोर्डेबल क्रेडिट वुड ऑल्सो एंड द साइकिल ऑफ डेब्ट ट्रैप, अगर क्रेडिट बहुत सस्ते रहेगा, ठीक रहेगा, तो जो लोग कर्जे में डूब गए हैं उनकी साइकिल भी खत्म हो जाएगी। अब लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव पढ़ते हैं। बिसाइड बैंक, द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज कॉल्ड कोऑपरेटिव्स। देखो, बैंक के अलावा ज्यादातर रूरल एरिया मतलब ग्रामीण इलाकों, गांव के इलाकों में कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी जो हैं वो लोन पे लोन देती हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ मेंबर्स तो होंगे ही ना, वो धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते हैं और जिन लोगों को नीड होती है उनको वो पैसा देते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव पॉसिबल सच एज फार्मर कोऑपरेटिव, किसानों की भी कोऑपरेटिव बन सकती है। मतलब होता क्या है, कुछ मेंबर्स एक साथ अपने अपने पैसे लगाएंगे, इकट्ठे करेंगे, जिन फार्मर्स को नीड होगी उन फार्मर को दे देंगे। अगर वीवर्स को नीड होगी तो वीवर का कोऑपरेटिव इसके लिए काम करेगा। कई वीवर्स मिलकर एक संस्था बना लेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा जब बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो जिस वीवर को उस पैसे की जरूरत होगी उसको वो दे देंगे, तो वीवर कोऑपरेटिव बन सकता है। इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव बन सकता है, जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। ऐसे ही एक है कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस इन अ विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर, सोनपुर से बहुत दूर नहीं है। इसके अंदर 2300 फार्मर्स हैं एज अ मेंबर। वो लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, हर मेंबर कुछ कुछ पैसा उसके अंदर डिपॉजिट करता है इस संस्था के अंदर। अब ये संस्था क्या करती है, उनके पास देखो 2300 मेंबर है, सबने कुछ कुछ पैसा, देखो कोई बहुत अच्छा अमीर नहीं है उनमें से, सबने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, तो सबके के पैसों के सहयोग से उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया। अब वो क्या करेंगे, देखो वो खुद भी पैसा दे सकते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन क्या होता है, वो क्या करेंगे, ये डिपॉजिट से वो इस डिपॉजिट को कोलेटरल के तौर पे दिखाएंगे बैंक में। वो अपना मतलब बैंक से जब लोन वगैरह लेंगे तो वो क्या कहेंगे, देखिए हमारे पास ऑलरेडी इतना पैसा है, मेंबर्स ने बहुत सारा पैसा दिया, उनके पास बहुत सारा पैसा बंच में आ गया, मगर उनको इससे भी ज्यादा पैसे की जरूरत है लोन की। तो वो क्या करेंगे, बैंक वाले को दिखाएंगे, देखिए हमारे पास इतना पैसा है, एफडी वगैरह करके कैसे भी रख सकते हैं, उसके बेसिस पे वो क्या ले लेंगे, बैंक से लोन ले लेंगे। तो कोऑपरेटिव हैज ऑब्टेन्ड अ लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक, क्योंकि सबका पैसा मिलके बड़ा अमाउंट बना, बड़ा अमाउंट दिखा एफडी के तौर पे या किसी भी तौर पे, तो बैंक ने उनको और बड़े अमाउंट का लोन दे दिया, ठीक है, क्योंकि वो इंडिविजुअल बेसिस पे ले नहीं सकते थे। दीज फंड्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर्स। अब ये जो फंड आया बैंक की तरफ से, इसका वो यूज करेंगे मेंबर्स को लोन देने में। वंस दीन लोन्स आर रीपेड, अब ये लोन जिस किसानों को दिया या मेंबर्स को दिया है, उन मेंबर की ड्यूटी होती है कि वो लोग वापस से ये लोन को रीपे करें, ताकि वो अनदर राउंड मतलब वापस से लोन फिर से ले पाए, और ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। ये लोग किस किस चीजों के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर ट्रेड मतलब बेचने के लिए, फिशरी के लोन्स होते हैं, घर बनाने के लोन्स होते हैं, और कई सारे अदर जो एक्स्ट्रा खर्चे लगे रहते हैं उनके लिए भी लोन्स होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। अब देखो, अब हम लोगों ने लोन लेना देख लिया, क्या कंडीशंस होती हैं वो भी देख लिया, अब पढ़ते हैं। अब देखो, ये
अब दो तरीके के जनरली लोन बताए गए हैं, एक होता है फॉर्मल सेक्टर लोन्स, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर लोन। फॉर्मर आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स, जब आप पैसा उधारी पे या लोन पे लेते हो बैंक से या कॉपरेटिव से, तो उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल सेक्टर लोन्स। इनफॉर्मल सेक्टर में कौन आते हैं? लेंडर्स, मनी लेंडर। मतलब इनफॉर्मल लेंडर्स कौन होते हैं? मनी लेंडर, मतलब बड़े बड़े जो लोग बाग होते हैं, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। अगर आप अपने फ्रेंड वगैरह से, रिलेटिव से, बड़े बड़े गांव में जो पैसे वाले लोग हैं, मुनीम वगैरह से, मतलब ऐसे बड़े बड़े पर्सनालिटी से पैसे ले रहे हो, तो ये सब क्या है? इनफॉर्मल वे। और फॉर्मल वे क्या है? जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक से ले रहे हो, ठीक है। ड्राफ्ट 1 देखो, ये अलग अलग कंडीशन बता रहा है रूरल की, इंडिया में जिस तरीके से लोन लिया जाता है। देखो अभी भी देखो, इसमें कमर्शियल बैंक से 51% है, फ्रेंड से 7%, मनी लेंडर से 23%, लैंडलॉर्ड से इतना। तो देखो कितना ज़्यादा, अभी भी 50% के आसपास इनफॉर्मल सेक्टर से लोन आ रहा है। और अभी हमने देखा भी था कि जब भी मनी लेंडर से पैसे लिए जा रहे थे ना, वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, 60%, 36%, जबकि बैंक कितना कर रहा था? 8.5% पर एनम। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ये, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर से क्वेश्चन बन सकता है इससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है फंक्शन ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। मतलब पहली बात तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही डिसाइड करता है एक मैक्सिमम रेट, इससे ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। तो सारे बैंक बाउंडेड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, उनको उनकी बात माननी ही पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन इस पर आ सकता है, फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। जैसे मैंने बताया था ना, 15% बैंक अपने पास रखता है, बैलेंस बना के रखता है। द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। आरबीआई नजर रखता है हर बैंक पे कि वो कैश बैलेंस सही रख रहे हैं कि नहीं रख रहे, लोन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, अपने पास बोरोवर्स मतलब जो इंसान उनसे पैसा मांगने आएगा उसके लिए पैसा रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। सिमिलरली द आरबीआई सीज द बैंक गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल बोरोवर्स। इसका मतलब देखो, इंडिया में जब बैंक खुलता है ना, तो बैंक 1,000 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं खोलने के लिए। उसके बाद देखो बैंक गांव में सेटल होना पसंद नहीं करता, क्योंकि ऐसा लगता है बैंक वालों को कि वहां पे हम लोगों को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। बट आरबीआई ने रूल बना रखा है कि आपको कुछ परसेंट के बैंक्स, जैसे आपके पास 100% बैंक्स है ना, तो शायद 30-40% बैंक्स ऐसे होते हैं जो आपको मजबूरी होगी कि रूरल एरिया में खोलना ही पड़ेगा, ताकि गांव के लोगों को भी बैंक्स का बेनिफिट मिले। तो आरबीआई बहुत चीजें मॉनिटर करता है, जिसमें से एक चीज क्या है, लोन आप जो दे रहे हो, सिर्फ बैंक, देखो बैंक तो चाहता है लोन दे ताकि उसे प्रॉफिट मिले, जब लोन रीपे करा जाएगा तो उसको पैसा मिलेगा। बट आरबीआई देखता है कि आप लोन सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस वालों को मत दो, मतलब ऑलरेडी जो अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, जिनके बिजनेस वगैरह अच्छे हैं, सिर्फ उन्हीं को लोन मत दो। आप लोगों को लोन उनके साथ साथ स्मॉल कल्टिवेटर्स, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज और जो छोटे मोटे लोन लेते हैं उनको भी देना है। और पीरियोडिकली बैंक हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू आरबीआई। कुछ कुछ समय में बैंक को ये सारी, किसको लोन दिया है, क्या दिया है, इन सब की डिटेल्स, कितने, जैसे किसको लोन दिया, क्या रेट पे दिया, ऐसा नहीं कि आप गरीब से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, ये सब कुछ किसको इंफॉर्मेशन देने पड़ती है? आरबीआई को। तो आरबीआई जो है सारे बैंक को देखता है। तो देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर इन फॉर्मल सेक्टर। तो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर कोई भी ऐसी संस्था नहीं है। अपन जो बात कर रहे थे अभी वो फॉर्मल सेक्टर की थी, बैंक से ना। इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इस चीज का ध्यान रहे, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, और उनको कोई ऐसा नहीं है जो उनको रोक पाए ये करने से, क्योंकि उनके ऊपर कोई संस्था नहीं है, ठीक है। अब कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर चार्ज अ मच हाई इंटरेस्ट, वही ज्यादा हाई चार्ज करते हैं इंटरेस्ट वो लोग, और इस चक्कर में क्या होता है, उनको ज्यादा पैसा पे भी करना पड़ता है लोगों को। अब हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का मतलब है, मतलब अगर
ज्यादा इंटरेस्ट होगा, इसका मतलब क्या होता है, जो इंसान कमाएगा पैसा, मतलब आपने मान लो आपने मुझे लोन दिया, अब आपने मेरे से बहुत ज्यादा रुपए चार्ज करे हैं, तो मैं जो भी सामान बेचूंगा मुझे आपको पैसा रीपे भी तो करना पड़ेगा। तो मैं, मेरे पास जो प्रॉफिट आया उसी में से मैं आपको रीपे करूंगा, बट आपको मैं ज्यादा पैसा रीपे करूंगा तो मेरे पास खुद के पास तो कम प्रॉफिट रह गया ना। तो एक तरीके से अगर ज्यादा पैसा रीपे करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी अर्निंग का बहुत ज्यादा हिस्सा रीपेमेंट में जा रहा है लोन के, आपके पास खुद के पास कुछ नहीं बच रहा है। इससे मतलब आपका क्या हो जाएगा, आपकी इनकम लेस रह जाएगी, जैसे हमने श्यामल के केस में देखा था सोनपुर में। ठीक है, इन सर्टेन वे द हाई इंटरेस्ट रेट कैन मीन द अमाउंट टू बी रिपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर। कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि आपको जो पैसा पे करना है ना, उस आपने प्रॉफिट कमाया 100 रुपए, और कभी कभार ऐसा हो जाएगा कि आपको लोन जो चुकाना है वो 200 रुपए हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट ही इतना होता है। तो आपके पास क्या बचा, आपने सामान का प्रॉफिट 100 रुपए कमाया है और आपको इंटरेस्ट बेचना है 200 रुपए देना है, तो आप तो उल्टा नुकसान में हो ना। तो हाई इंटरेस्ट की वजह से ये नुकसान होता है कभी कभार। दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेप्ट, मतलब आपके ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा और कुछ समय बाद आप डेप्ट ट्रैप में फंस जाओगे। और ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट, कई लोगों को जैसे कोई नया बिजनेस वगैरह चालू करना है, वो कभी बिजनेस वगैरह चालू करेंगे ही नहीं, वो डरेंगे। ठीक है, इसलिए क्या, फॉर दीज रीजंस बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लैंड मोर, इसलिए बैंक को और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ज्यादा से ज्यादा पैसा डोनेट, मतलब लोन में देना चाहिए। ठीक है, इससे लोगों का क्या होगा, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे देना चाहिए, ताकि इनकम उन लोगों की बढ़े, लोग बाग ज्यादा से ज्यादा चीजों को लें और अच्छी अच्छी, जैसे फार्मर्स के केस में क्रॉप ग्रो वगैरह करें। उससे क्या होगा, अपने अपने बिजनेस को अच्छा सेटल करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप होंगी। चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट क्रूशियल होगा कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। तो ये आंसर देखो यहीं से बन रहा है, जो अपन ने पूरा पढ़ा है और अभी रिसेंटली 2023 में देखो आया भी है। ठीक है, अब ऐसे ही एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ ईच फॉर्मल सेक्टर लोन और इनफॉर्मल। देखो फॉर्मल का बता दे रहा हूँ, इसका लो रेट होता है इंटरेस्ट का और ये सिक्योर होता है जनरली, और जनरली इसका क्या है, हाई रेट है, और ये अनसिक्योर है। अनसिक्योर मतलब आपको डेप्ट ट्रैप वगैरह में फंसाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। वायर सर्विस कंडीशन, अब ये वाला देखो, वायर सर्विस कंडीशन ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन बेटर देन इनफॉर्मल। बेटर क्यों है फॉर्मल सेक्टर, क्योंकि इसका सुपरविजन कौन कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेट क्या है, वेरी लो इंटरेस्ट रेट का मैंने। अब कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है मेन सोर्स है क्रेडिट का। ठीक है, तो एक तरीके से आपके पास जो लोन सर्विस वगैरह भी होगी वो अच्छे तरीके से होगी, प्रॉपर पेपर वर्क वगैरह के साथ होगी। अब देखो फॉर्मल सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड एंड अ मोड ऑफ रीपेमेंट विच फ्रॉम द टर्म्स क्रेडिट, दिस टर्म्स क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट। तो इस तरीके से ये है, तो इसमें भी आपको पूरी चीज पहले ही बता दी जाएगी, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या कोलेटरल पे रखना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, तो इंसान उस तरीके से अरेंजमेंट कर पाएगा क्रेडिट वगैरह सभी का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, किसको क्या मिलता है। ठीक है, और डिफरेंस का पूरा ये डायग्राम भी है इधर। देखो अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ग्राफ 2 जो है यहाँ पर नीचे आएगा, ग्राफ 2 देखो मैं शो करता हूँ एक सेकेंड। ये देखो ग्राफ 2 जो है वो बता रहा है फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज से अर्बन वगैरह में कैसे। तो पीपल आर डिवाइडेड 4 कैटेगरीज में, ये गरीब घर वाले हैं, ये थोड़े बेटर है जिनके पास खुद के कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है, ये काफी वेल ऑफ हैं, और ये रिच है। अब एक चीज देखो, इसमें ब्लू वाला जो है वो फॉर्मल है, तो देखो गरीब लोग अभी भी इनफॉर्मल से कितना लोन ले रहे हैं, थोड़ी स्थिति अच्छी हुई तो इनफॉर्मल से परसेंटेज और कम हुआ, इसमें और कम हुआ। और देखो जो सबसे अमीर हैं वो इनफॉर्मल से ले ही नहीं रहे, ज्यादातर किससे ले रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर से। अब देखो एक चीज इससे पता चलती है, यू कैन सी दैट 84% ऑफ द लोन्स टेकन बाय पुअर हाउसहोल्ड इन द अर्बन एरियाज आर इनफॉर्मल सोर्सेज। तो 84% तक कितना बड़ा डेटा का अमाउंट है कि इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लिया जा रहा है, और जबकि रिच लोग जो हैं वो ओनली 17% ले रहे हैं। ठीक है,
तो रिच हाउस होल्ड जो है वो सिंपल सी बात है, फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं तो उनको अपना इंटरेस्ट भी कम पे करना है, ऑलरेडी रिच हैं और प्रॉफिट उनके पास आएगा और रिच होंगे। और बेचारे जो पुअर है वो इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं, इंटरेस्ट रेट भी हाई है, उनका इंटरेस्ट रेट हाई होने का मतलब क्या होगा, उनकी खुद की इनकम क्या हो जाएगी, कम। उनकी खुद की इनकम कम हो रही है तो उल्टा वो तो और फंस रहे हैं, गरीब हैं और गरीब होते जाएंगे। ठीक है, इन सबसे क्या सजेस्ट होता है, फर्स्ट द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। इसका मतलब गांव में अगर 100 लोगों को जरूरत है तो सिर्फ 50% लोगों को फॉर्मल सेक्टर से लोन मिल पा रहा है, बाकी लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड होना पड़ रहा है। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मीट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, जो कि सही चीज नहीं है क्योंकि वो हाई चार्ज करेगा। मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। ठीक है, दस इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लेंडिंग, मतलब बैंक और कोऑपरेटिव जो है रूरल एरियाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड करें और इनफॉर्मल सोर्सेज पे इन लोगों की डिपेंडेंस कम हो जाए। दूसरी चीज, सेकंड, फॉर्मल सेक्टर लोन्स जो हैं नीड टू एक्सपेंड, उनको जल्दी जल्दी एक्सपेंड करने की जरूरत है। इट्स ऑल्सो नेसेसरी दैट ऑल एवरीवन रिसीव दीज लोन्स, मतलब इतना अच्छे से एक्सपेंड होने की जरूरत है कि हर किसी को फॉर्मल सेक्टर का लोन मिल पाए। एट प्रेजेंट रिचर लोग जो हैं वही फॉर्मल सेक्टर का लोन ले रहे हैं, जबकि पुअर लोग जो हैं अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंड कर रहे हैं। इनफॉर्मल, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर्मल क्रेडिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और चीपर लोन दिया जाए। मतलब पहली बात ऐसी नहीं कि अमीरों को ही लोन मिले, गरीब लोगों को भी लोन मिल पाए, चीपर रेट में मिल पाए। ठीक है, अब इधर से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन, फॉर्मल इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या एक बार पढ़ लो। टर्म्स एंड कंडीशन देखो, इसका इंटरेस्ट रेट फिक्स है, इसका कोई फिक्स नहीं है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, इसमें कोई जरूरत नहीं है, इजिली डॉक्यूमेंटेशन के बिना होगा। गवर्निंग अथॉरिटी आरबीआई है, सब देख रेख करती है, इसमें कोई अथॉरिटी नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई के चलते हैं, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं चलता। सोर्सेस बैंक वगैरह से मिल जाता है, ये दोस्त मनी लेंडर्स वगैरह से मिलता है। इंटरेस्ट रेट इसका लो है, इसका हाई है। कोलेटरल इसमें नेसेसरी होता है, इसमें नेसेसरी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में, पेपर में बहुत ज्यादा आता भी है। अब रूरल वाले लोग अभी भी क्यों डिपेंड कर रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर पे, उसका आंसर देख लो। देखो 2021-22 टर्म 2 में आया भी है, कोविड ईयर था ना, 2 टर्म हुए थे, इसलिए बैंक्स जो हैं हर जगह प्रेजेंट नहीं है रूरल एरिया में, इसलिए लोन मिल पाना आसान नहीं है, गांव के लोगों को डिफिकल्टी फेस करने पड़ती है। ठीक है, बैंक्स डू नॉट सैंक्शन एनी लोन टू द बोरोवर्स इफ दे आर नॉट क्लियर द प्रीवियस लोन। बैंक कभी भी उन लोगों को लोन नहीं देगा अगर उन्होंने प्रीवियस लोन रिपे नहीं करा है। ठीक है, उसकी वजह, और इनफॉर्मल वाले क्या करते हैं, पुराना लोन नहीं भी पे करोगे तब भी दे देंगे, मगर बाद में क्या होता है, आप डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हो तो नुकसान आपको ही है। बदले में बैंक क्या करता है, पूरा डॉक्यूमेंट्स देखता है, कोलेट्रल देखता है, इसलिए गांव के लोगों को थोड़ा ये दिक्कत आती है तो वो लोग नहीं ले पाते। इनफॉर्मल लेंडर जो होते हैं सच एज मनी लेंडर, उन लोगों को पता है कि बोरोवर के को ये दिक्कत है तो वो बिना कोलेट्रल के भी पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, कि उनको पता है कि वो गांव में ही रहते हैं, जानते हैं पर्सनली वो लोग कि ये ऐसा इंसान है, कोलेट्रल पे नहीं भी देगा तो अब उनको पता है कि हम इनसे पैसा निकलवा लेंगे क्योंकि इनके गांव में ही है। ठीक है, रूरल पीपल गेट इजी लोन्स बड़े लोगों से, इसलिए इनफॉर्मल वे में उनको लोन मिल जाता है, और बैंक से कोलेट्रल पर रखना पड़ता है इसलिए उनको लोन नहीं मिल पाता है। अब हम पढ़ रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, पेपर में काफी चांसेस हैं क्वेश्चन बनाने के। ठीक है, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक ही है। प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा था पुअर हाउस होल्ड्स अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंड कर रहे हैं लोन के लिए। बैंक्स हर जगह रूरल इंडिया में प्रेजेंट नहीं है अभी, इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है भी तो वहां पे जो लोग हैं उनको काफी डिफिकल्टी फेस करने पड़ रही है, और वो इसलिए अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन ले रहे हैं। मैंने आंसर में बताया भी क्या डिफिकल्टीज फेस करने पड़ रही हैं। एज वी सॉ फॉर मेगा बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, हम लोगों ने मेगा के केस में देखा था ना, उनको डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत थी और कोलेट्रल भी चाहिए था। अब कोलेट्रल नहीं होता, सबसे बड़ा रीजन यही है कोलेट्रल ना होना, जिससे पुअर लोग जो होते हैं ना बैंक से लोन नहीं ले पाते। इनफॉर्मल लेंडर जो होते हैं मनी लेंडर्स, इस चीज को पर्सनली बोरोवर को जानते हैं, मतलब जो लोन ले रहा है ना उसको पर्सनली जानते हैं,
इसलिए वो लोग उनको बिना कोलेटरल के लोन दे देते हैं, ठीक है। द बोरोवर्स कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर्स अगर इवन विदाउट रीपेइंग दिस अर्लियर लोन्स। अब अगर लोन जिसको दिया अगर वो रीपे नहीं भी कर पाएगा तब भी वो क्या करेंगे, मनी लेंडर्स के पास चले जाएंगे नेक्स्ट लोन के लिए। हाउएवर मनी लेंडर इस बार क्या करेगा, मनी लेंडर वो कहेगा आपने पिछला लोन चुकाया नहीं है ना अभी तक, तो अब मैं आपको लोन दे तो दूंगा बट आपसे क्या करूंगा, हाई रेट्स चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट उल्टा, और कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगा, ना कोई ट्रांजैक्शन का मेंटेन करेगा, और ऑलरेडी वो इंसान चुका नहीं पा रहा है, आप उससे और इंटरेस्ट रेट चार्ज करोगे तो वो तो और डूब जाएगा कर्जे में, इसलिए वो हैरेस करेगा पुअर बोरोवर्स को। तो ये बहुत बड़ी वजह है। कुछ सुनने में अच्छा लगता है, बिना कोलेटरल के लोन मिल जाता है, बार बार मिल जाता है, बट इन लॉन्ग टर्म वो आपको फंसाता है, आप इतना मजबूर हो जाओगे कि आपको अपनी प्रॉपर्टी वगैरह चीजें बेचने पड़ेगी, ठीक है, या फिर आपको बहुत हरास किया जाएगा। आपको उनके फार्मर के मतलब किसान अगर है बहुत बड़ा तो उसके खेत में काम करना पड़ेगा, बिना सैलरी के काम करना पड़ेगा, इस तरीके से पैसा चुकाएगा। जैसे होता है ना, होटल में पैसा नहीं है, अगर चुकाने का बिल तो बर्तन मंजवाते हैं, बहुत बार स्टोरी सुनी होगी ना, वैसे ही, ठीक है। इन रिसेंट ईयर पीपल ने कुछ नया तरीका ट्राई किया है लोन पुअर लोगों को तक पहुंचाने का। दिस आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पीपल। इस आइडिया में रूरल पीपल को एक साथ लाया गया, वुमेन्स को साथ में लाया गया, और सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी का फुल फॉर्म ही पेपर में आ सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए, एंड अ पूल, पूल मतलब इकट्ठा, कलेक्ट देयर सेविंग्स, मतलब जो भी इंसान पैसा जो सेव करेगा वो पैसा सेव करके वो लोग क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे, ठीक है। जनरली एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, 15 से 20 मेंबर होते हैं जो कि एक ही नेबरहुड के होते हैं, कॉलोनी के होते हैं, ठीक है। जो लोग लगातार मिलते हैं, पैसे सेव करते हैं, सेविंग अलग अलग मेंबर की वेरी कर सकती है 25 से 100 रुपए तक, या फिर उससे भी ज्यादा, जितना इंसान सेव करके उसके अंदर जमा कर पाए। अब जनरली पुअर हैं तो कम ही सेव कर पाते हैं, बट जितना कर पाए वो ट्राई करते हैं, ठीक है। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। इसका मतलब, अब जैसे मैंने बताया था ना, इन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा करके टोटल अमाउंट बन गया काफी सारा। अब क्या होगा, कोई भी जो मेंबर है उसको अगर पैसे की जरूरत है, वो अपने ग्रुप को बोलेगा देखो मेरे को पैसे की जरूरत है, मुझे लोन दे दो, तो ग्रुप जो है उसको लोन दे देगा। ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट, वो भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बट ये स्टिल लेस देन व्हाट मनी लेंडर चार्ज। मतलब अब देखो, बैंक को कोलेटरल चाहिए, तो इनके पास कोलेटरल प्रॉपर्टी वगैरह तो है नहीं रखने के लिए, मनी लेंडर से पैसा लेंगे तो हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने क्या किया, 15-20 लोगों का ग्रुप बनाया, वो लोग अपनी अपनी सेविंग को इकट्ठा करते हैं। सेविंग इकट्ठा करने से बहुत सारा जब पैसा आ जाता है तो जिसको जरूरत होती है, जैसे किटी होती है ना, किटी पार्टी, उसमें क्या करते हैं, सब लोग अपना अपना पैसा इकट्ठा करके एक साथ दे देते हैं एक जने को, वैसे ही इसमें भी इकट्ठा करेंगे, जिन भी लोगों को जरूरत होगी उसको दे देंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मगर जो मनी लेंडर करता है उससे बहुत कम करेंगे, तो इससे किसान को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर अ ईयर और 2, अगर लोग बाग रेगुलर सेविंग करते हैं, 1 साल या 2 साल तक लगता है कि लोग बाग अच्छे से मतलब सेविंग कर रहे हैं, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना, वो एलिजिबल कैटेगरी, मतलब एलिजिबल हो जाता है, उसकी कैटेगरी अच्छी हो जाएगी, वो खुद बैंक से लोन ले सकता है। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के बाद खुद का पैसा आ गया, और पैसा अगर रेगुलर आ रहा है वो बैंक को शो करेगा, हमारे पास देखो रेगुलर बेसिस पे पैसा आ रहा है, तो बैंक से भी वो लोन ले सकता है। लोन जो सैंक्शन होता है वो ग्रुप के नेम पे होता है, और किस लिए होता है, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ताकि लोग बाग सेल्फ एम्प्लॉयड हों, मेंबर जो उसके अंदर काम करते हैं। फॉर इंस्टेंस स्मॉल लोन्स फॉर आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्टेज लैंड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल वगैरह जो उनको सीड्स वगैरह खरीदनी है, फर्टिलाइजर, रॉ मटेरियल वगैरह लेना है, ये सारी चीज़ों में लोन का पैसा वो लोग यूज़ करते हैं। हाउसिंग मटेरियल के लिए कर सकते हैं, स्विंग मशीन, हैंडलूम्स, अगर किसी को छोटा मोटा काम खोलना है, तो कैटल खरीदनी है, जानवर वगैरह खरीदना है, गाय भैंस वगैरह, तो उसके लिए भी ये सारे लोन का पैसा यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो सेविंग का होता है, लोन एक्टिविटीज़ का होता है, वो जनरली कौन सेल्फ हेल्प ग्रुप में कौन लेते हैं, कि कितनी सेविंग करनी है, क्या लोन देना है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स ही करते हैं। ग्रुप ही डिसाइड करता है
किसको लोन देना है, किस इंटरेस्ट पे देना है, उसका पर्पस क्या है, कितना अमाउंट चार्ज करना है, कैसे वो रीपे करेगा, कितने टाइम में पैसा वापस कर देगा। और ऑल्सो इट इज ग्रुप ही होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है रीपेमेंट का, लोन का, बैंक से भी अगर लोगे तो। एनी केस नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर, अगर कोई भी, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में किसी एक मेंबर को लोन दिया आपने, अगर वो पे नहीं कर पाएगा तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना वो काफी स्ट्रिक्ट होता है सीरियसली अबाउट द अदर मेंबर्स इन द ग्रुप। अगर कोई बैंक लोन रीपे नहीं कर पाएगा उसको काफी स्ट्रिक्ट तरीके से उससे ट्राई करा जाता है, सीरियस रहते हैं वो चीज के लिए, ताकि कोई नजरअंदाजी ना करे, अपना टाइम टू टाइम चीजें का ध्यान रखे और लोन रीपे करे। बिकॉज ऑफ दिस फीचर उनको पता है कि इतनी स्ट्रिक्टनेस है बैंक को, बैंक भी विलिंग हो जाता है, मतलब वो मान जाता है कि लोगों को लोन देते हैं, पुअर वुमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रहे हैं और बिना कोलेट्रल के पैसा मिल जाता है। दस सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इस तरीके से ये लैक ऑफ कोलेट्रल वाला इशू उनसे बाहर आ गए हैं, क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, इन्होंने ग्रुप बनाया, ग्रुप अच्छा काम करता है, सेविंग अच्छी आती है तो बैंक से लोन ले लेते हैं, बैंक इनको जो ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं सेविंग्स के जरिए उसके बेसिस पे लोन दे देता है, तो कोलेट्रल का इशू हट जाता है और मनी लेंडर से भी लोन इनको नहीं लेना पड़ता। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस, ये लोग, और रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे ये लोग बैंक से लोन ले सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर, ये बहुत ज्यादा बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूरल, मतलब जो गांव के लोग बाग होते हैं उनको सपोर्ट करने में, वुमेन को भी सपोर्ट करता है फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, मतलब खुद के बलबूते कुछ करने के लिए वुमेन को हेल्प करता है। ये मीटिंग्स उसमें क्या होती है, द रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप, मीटिंग के ग्रुप में रेगुलर मीटिंग होती है, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन वेराइटी ऑफ सोशल इशूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा। मतलब अब इन्होंने ग्रुप बनाया, अब ग्रुप तो बना उसकी मीटिंग भी तो होगी, तो मीटिंग से क्या होता है, इतने सारे लोग आते हैं, मिलजुल के जब बात होती है तो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, जैसे हेल्थ भी डिस्कस होती है, न्यूट्रिशन डिस्कस होती है, अगर घरेलू कोई वायलेंस हो रहा है उस पर भी डिस्कशन होता है, सब कुछ होता है। अब इससे रिलेटेड देखो, जैसे क्वेश्चन क्या है, इमेजिन योरसेल्फ, आपका नाम XYZ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप हो, एनालाइज करो। तो ये क्या है, पूल है सेविंग का सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं, एक ही कॉलोनी के होते हैं जो रेगुलरली सेव करते हैं, मैंने सब कुछ बताया था आपको। 25 से 100 रुपये सेव करने का ट्राई करते हैं या उससे ज़्यादा, जिससे जो सेव हो जाए। मेंबर जो है स्मॉल लोन ले सकते हैं ग्रुप से अगर, और ये लोन जब ले मेंबर ग्रुप लोन लेते हैं अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही, सेल्फ हेल्प ग्रुप से अगर लोन लोगे तो उसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है, और 1-2 साल में अगर आप सेविंग वगैरह सही टाइम पे दे रहे हो तो आप बैंक से भी लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब देखो 2023 में सेल्फ हेल्प ग्रुप पे फिर क्वेश्चन आया है, कैसे ये जस्टिफाई द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन रूरल इकोनॉमी, कैसे हेल्प कर रहा है, ये कोलेट्रल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, और अलग अलग चीज़ों के लिए लोग लोन ले सकते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे। अब है ना, एक्टिविटीज टेकन बाय ग्रुप मेंबर्स अबाउट द लोन्स टू बी ग्रांटेड, अब यही है कि है ना पूरा कैसे पेमेंट देना है, क्या सबको शेड्यूलिंग हो जाती है। SHG अगर सेविंग में सेविंग करता है वो भी लोगों की हेल्प करने के काम आ जाता है, इसकी वजह से पुअर वुमेन और जो गरीब लोग हैं उनको हेल्प भी हो जाती है, वो लोग अपना बिजनेस वगैरह खोल पाते हैं। तो ये आंसर हो गया। अब बैंक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, एक बार पढ़ लो, ये भी आया है। बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट भी प्रोवाइड करता है, मतलब पैसे, एक्ट एज अ मीडिएटर, मीडिएटर की तरह काम करेगा, सेवर और इन्वेस्टर, मतलब आप पैसा जमा कर रहे हो तो आप सेविंग कर रहे हो, और कोई इन्वेस्ट वाले के तौर पे बैंक मीडिएटर का काम करेगा। डेवलपमेंट में हेल्प करेगा देश की जितनी अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन होगा, लोन से लोग बाग काम करेंगे तो देश की हेल्प होगी, डेवलपमेंट होगा। क्रेडिट, पैसा वगैरह प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करने में भी बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बैंक पूरे चैप्टर में बताया गया है, अपन को हर जगह से यूज करना है बैंक की लाइंस ताकि हम आंसर कर पाए। अब आखिरी छोटा सा टॉपिक बचा है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, एक एग्जांपल दिया हो, देखो एक ग्रामीण बैंक है बांग्लादेश में, उसकी बहुत बड़ी बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी है, वो पुअर तक पहुंचा है और उनकी सारी नीड्स को पूरा करने का ट्राई किया है। 1970 में स्टार्ट हुआ था एज ए स्मॉल प्रोजेक्ट, बहुत छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्ट था। 2018 में
हैड ओवर 9 मिलियन मेंबर्स, 90 लाख मेंबर से ज्यादा के मेंबर्स हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 81,600 विलेजेस में ये ग्रामीण बैंक स्प्रेड हो चुका है। ऑलमोस्ट ऑल द बोरोवर्स, जितनी भी बोरोवर्स हैं, जो भी लोन लेता है, कौन है? वुमेन। ऑलमोस्ट सारी बोरोवर्स कौन है? वुमेन। पुअर सेक्शन से ये लोग बिलोंग करती हैं और ये रिलायबल बोरोवर्स हैं, बट दे कैन स्टार्ट एंड रन अ वैरायटी ऑफ स्मॉल इनकम। मतलब इस तरीके से वो पैसा लेने के बाद वुमेन अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, काम चालू कर सकती हैं और सक्सेसफुल हो सकती हैं। अब समिंग अप कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा। हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, कैसे ये लिंक करता है बैंकिंग सिस्टम से पैसा। ऑन वन साइड एक तरफ डिपॉजिटर होता है जो पैसा जमा करता है बैंकों के अंदर, और दूसरा बोरोवर होता है जो लोन के तौर पे बैंक से पैसा लेता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर लोन्स और क्रेडिट। इकोनॉमिक एक्टिविटी रन करने के लिए लोन की जरूरत होती है। अगर लोन लोगे तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, जैसे हम लोगों ने देखा था, ऑर्डर उसने पूरा किया था तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ था। और ये आपकी हालत खराब भी कर सकता है, अगर आप लोन पे नहीं कर पाओगे तो आप डेब्ट ट्रैप में फंस भी सकते हो। क्रेडिट जो है अवेलेबल है कई सारे सोर्सेज से, कुछ फॉर्मल सोर्सेज हैं, कुछ इनफॉर्मल सोर्सेज हैं। इनफॉर्मल वाले आपसे क्या है, ज़्यादा पे करते, मतलब आपको इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ज़्यादातर रिचर हाउस होल्ड जो हैं वही फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, पुअर को अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंड करना पड़ रहा है लोन लेने के लिए। तो टोटल फॉर्मल सेक्टर जो है उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है ताकि हर किसी को लोन मिले और इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना ना जरूरत पड़े। ठीक है, इसके साथ साथ क्या पढ़ा हमने? बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पढ़ा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ा। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस ये हैं, साइड में मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। एक दो चीज़ों का ध्यान रखना, आंसर को पॉइंट्स में लिखना है, और ये प्रीवियस ईयर हैं, यही क्वेश्चन आ रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्वेश्चन आता हुआ दिख सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर से क्वेश्चन आता हुआ दिख सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लोन या क्रेडिट पे क्वेश्चन आ सकता है, बार्टर सिस्टम वगैरह पे क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर या 2 नंबर के आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। मेन टॉपिक बड़े आंसर्स के लिए ये है जो मैंने आपको बताया। अगर आपको आज का सेशन कैसे भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको लगा हो कि आपकी हेल्प करी है इसने, आपकी स्टडीज को बूस्ट करा है, तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर शेयर करना। और ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियोस चाहिए, अगर आपको लगता हो ये इन्फॉर्मेटिव है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।